सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके परिवार में उसके साथ उसके बूढ़े माता पिता रहते थे। आर्यन का परिवार बहुत ही गरीब था। उनके पास ना तो कोई जमीन थी और ना ही खाने के लिए कोई साधन था। आर्यन दिन भर मजदूरी करता और उससे जो कुछ भी कमा पाता उसी से अपने पूरे परिवार का पेट भर लेता। यह देखकर आर्यन के माता पिता बहुत दुखी होते थे। हमारे पास ना अपना घर है और ना ही अपनी कोई जमीन। हमारा बेटा दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करता है और उसके बदले भी उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं। हम दोनों अपने बेटे पर बोझ बन रहे हैं। परेशान मत हो सावित्री। हमारा बेटा बहुत मेहनती है। भगवान सब देख रहा है। आर्यन ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। वह ईमानदारी से मेहनत करता है। उसने बचपन से बहुत परेशानियां देखी हैं, पर उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन हमारा बेटा भी बहुत धन कमाएगा और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आर्यन हमेशा सोचता था कि आज भले ही उसकी किस्मत उसका साथ ना दे रही हो, पर उसे यकीन था कि अगर वह मेहनत करता रहेगा तो एक दिन उसका भाग्य भी बदलेगा और उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। एक दिन आर्यन रघुनाथ जमींदार के खेत पर काम कर रहा था। रघुनाथ पास के एक पेड़ के नीचे बैठा था। आर्यन अपने काम में लगा हुआ था। तभी उसने देखा कि रघुनाथ बहुत ही उदास है और गहरी चिंता में डूबा हुआ है। रघुनाथ को उदास देख आर्यन तुरंत रघुनाथ के पास गया। क्या हुआ मालिक? आप बहुत उदास लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी गहरी चिंता में हैं। कुछ हुआ है? मुझे बताइए। क्या पता मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं। आर्यन की बात सुनकर रघुनाथ को गुस्सा आ गया और वह आर्यन से गुस्से में बोला। अरे तू मेरी क्या सहायता करेगा? तू खुद अपनी सहायता कर सकता है क्या? अगर तू किसी की सहायता करने के काबिल होता तो क्या तुझे 2 वक्त के खाने के लिए आज मेरी जमीन पर काम करने की जरूरत पड़ती? चल, यहां से जा, अपना काम कर और मुझे परेशान मत कर। सेठ जी, ऐसा नहीं है। ये सब वक्त की बात है। सब किस्मत का खेल है और इंसान को अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। आज भले ही किस्मत मेरे पक्ष में ना हो, लेकिन अगर मैं ईमानदारी और लगन से मेहनत करता रहूंगा तो किस्मत भी एक दिन मेरी तरफ झुक जाएगी। मेहनत और धैर्य से तकदीर के दरवाजे खुलने में देर हो सकती है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आर्यन की बात सुनकर रघुनाथ बहुत प्रसन्न हुआ। अरे आर्यन, तेरे विचार तो बहुत अच्छे हैं। तेरी बातें सुनकर मन को एक सुकून सा मिला है। इतनी परेशानियों में भी तू अपनी जिंदगी खुश होकर काट रहा है। सेठ जी, यह सब मेरे पिता की सीख है। जब भी मैं किसी चीज के लिए अपने पिता से जिद करता था तो मेरे पिता हमेशा मुझे यही समझाते थे, बेटा आर्यन, हमारे पास इतना धन नहीं है कि मैं तेरी हर इच्छा पूरी कर सकूं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी भी मौसम की तरह होती है। कभी यह धूप की तरह खुशियों से भरी होती है, कभी ठंड की तरह कठिनाइयां लाती है और कभी बारिश की तरह परेशानी आती है। लेकिन जैसे हर मौसम बीत जाता है, वैसे ही जिंदगी के मुश्किल हालात भी गुजर जाते हैं। बस धैर्य और हिम्मत बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाता है। अरे वाह, लगता है तेरे पिता बहुत ही नेक इंसान हैं। किसी दिन मैं भी उनसे जरूर मिलूंगा। मालिक, क्या हुआ है? आप एक बार मुझे साफ साफ बताइए। क्या पता आपकी परेशानी का कोई हल मिल ही जाए। अरे आर्यन, मैं एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया हूं। मुझे अपनी परेशानी का कोई भी हल नजर नहीं आ रहा है। सेठ जी, एक बार मुझे बताइए तो। क्या पता आपकी परेशानी का कोई हल निकल ही जाए। आर्यन, हमारे गांव में मेरे पिता की एक पुश्तैनी जमीन थी जो काफी पीढ़ियों से हमारे पास थी। उस पर मेरा और मेरे भाई का हक है। पर हमारे गांव के ही 2 बाप बेटों, दीनानाथ और सूरज, ने उस पर कब्जा कर लिया है। मैं पुलिस थाने में केस दर्ज कराने की सोच रहा था, लेकिन गांव के बहुत बड़े बड़े लोग उनके साथ हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन मैं उन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ पाऊंगा। अब तो उन लोगों ने उस जमीन पर खेती भी शुरू कर दी है। मेरे पिता की पुश्तैनी जमीन मेरे हाथों से छीनी जा रही है। इसलिए मैं बहुत परेशान हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अब क्या करूं। आप सही कह रहे हैं सेठ जी। अगर आप कानून का सहारा लेकर भी अपनी जमीन को वापस लेने की कोशिश करेंगे तो भी आप उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ आर्यन, अब तू ही बता, मैं अब क्या करूं? मैं तो सोच सोच कर परेशान हो गया हूं। मेरी पुश्तैनी जमीन छीनी जा रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। आर्यन ने कुछ देर सोचा और कहा। मालिक, आप चिंता मत कीजिए। हर परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होता है। अगर आप चाहें
तो एक तरीका है जिससे आप अपनी जमीन वापस पा सकते हैं। अगर ऐसा कोई तरीका है तो जल्दी बताओ आर्यन, वह क्या तरीका है? आर्यन ने रघुनाथ को अपनी सारी तरकीब पूरी तरह समझा दी। तरकीब सुनकर रघुनाथ आर्यन से कहता है, अरे वाह आर्यन, तू तो बहुत समझदार है। तूने तो बहुत अच्छी तरकीब बताई है। ऐसे तो मेरी जमीन मुझे जरूर मिल जाएगी। मैं तुझसे वादा करता हूं, अगर तेरी यह योजना सफल हुई तो मैं अपनी जमीन का एक हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा। अरे मालिक, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मेरे मालिक हैं। आपकी वजह से मुझे अपने घर के लिए 2 वक्त का खाना मिल जाता है। आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज है। मुझे आपकी जमीन नहीं चाहिए। ठीक है आर्यन, तुम बहुत नेक इंसान हो। कल से तुम इस काम पर लग जाओ। आर्यन फिर से खेत में अपने काम पर लग जाता है। अगले दिन आर्यन, दीनानाथ और सूरज नाम के उन बाप बेटों के पास पहुंच जाता है जिन्होंने रघुनाथ की जमीन पर कब्जा कर रखा था। नमस्कार सेठ जी। जी, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो पास के लोगों ने बताया कि आपके यहाँ काम के लिए मजदूर की जरूरत है। क्या आपके यहाँ मुझे भी कोई काम मिल सकता है? अरे अरे, कौन हो तुम? तुमसे किसने कह दिया कि यहाँ मजदूर की जरूरत है? यहाँ किसी मजदूर की जरूरत नहीं है। सेठ जी, मैं एक मजदूर हूँ। पास ही के एक गांव में रहता हूँ। काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। हर दिन कहीं ना कहीं काम मिल जाता है। बस उसी काम को करके अपना पेट पालता हूँ। कभी खेती कर लेता हूँ तो कभी कोई मजदूरी। यह तो ठीक है, पर हमारे यहाँ फिलहाल कोई काम नहीं है। सेठ जी, मैंने तो सुना है कि आप लोग इस गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। आपके पास बहुत सारी जमीन है, इसलिए आपके यहाँ हमेशा मजदूरों की जरूरत रहती है। इसलिए मुझे लगा कि यहाँ मुझे कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। अरे भाई, मैंने कहा ना, यहाँ किसी भी मजदूर की जरूरत नहीं है। इसका मतलब रघुनाथ सेठ आपके बारे में सही कह रहे थे। रघुनाथ ने हमारे बारे में क्या कहा? अरे कुछ नहीं सेठ जी, चलिए तो मैं चलता हूँ। सेठ जी, आपके यहाँ तो कोई काम नहीं है। मैं अपने लिए कहीं और कोई काम देख लेता हूँ। आर्यन वहां से जाने लगता है। तभी दीनानाथ और सूरज ने आर्यन को रोककर यह पता लगाने के लिए बोला कि रघुनाथ ने आर्यन को उन लोगों के बारे में क्या बताया है। अरे भाई, इधर आओ, शायद तुम्हारे लिए हमारे पास एक काम है। आर्यन तुरंत उनके पास चला गया और बोला, धन्यवाद सेठ जी। बताइए क्या काम है? आप जो भी काम बोलेंगे मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। आखिर बूढ़े माँ बाप का पेट पालना है। अरे सब्र रखो, काम तो हम तुम्हें बता ही देंगे। पहले यह बताओ कि रघुनाथ हमारे बारे में क्या कह रहा था। सेठ जी, मैं पहले रघुनाथ सेठ के यहाँ काम करता था, पर वह बहुत ही कंजूस और बदतमीज आदमी है। मैं उनके यहाँ दिन रात मेहनत करता, पर इतनी मेहनत करने के बाद भी वह मेरी सही मजदूरी नहीं देता था। इस बात पर कल मेरी उससे बहस हो गई थी। फिर क्या हुआ? रघुनाथ ने हमारे बारे में क्या कहा? जब मेरी सेठ रघुनाथ से बहस हो रही थी, तब उसने मुझे कहा कि पूरे गांव में उससे ज्यादा मजदूरी कोई नहीं दे रहा। तो मैंने गुस्से में कह दिया कि गांव के सबसे बड़े जमींदार दीनानाथ सेठ और सूरज सेठ सबसे अच्छी मजदूरी देते हैं, इसलिए उनके यहाँ हमेशा काम करने वालों की भीड़ रहती है। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा था। आखिर हम गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। हमारा फर्ज है कि जो भी मजदूर हमारे यहाँ काम करता है, उसे उसकी मेहनत के हिसाब से सही मजदूरी मिले। वाह सेठ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। रघुनाथ सेठ कभी भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। वह तो शायद आपके जितना भी नहीं सोच सकता। दीनानाथ और सूरज आर्यन की चापलूसी भरी बातों में आ जाते हैं और उसे अपने यहाँ काम पर रख लेते हैं। चलो अब काम की बात करते हैं। तुम एक अच्छे इंसान लगते हो। हमें अपने खेत पर काम करने के लिए तुम्हारे जैसे ही एक मजदूर की जरूरत है। कल से ही काम पर आ जाना। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन दीनानाथ अपने बेटे सूरज से बोला, सूरज बेटा, यह आर्यन तो बहुत मेहनती है। यह अकेले ही 4 लोगों का काम कर देता है। अच्छा हुआ कि हमने इसे रोक लिया। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हो। आर्यन बहुत मेहनती है। इसके जितना काम शायद ही कोई और करता होगा। ये पूरा दिन यहाँ काम पर अकेला लगा रहता है। आर्यन की मेहनत ने दीनानाथ और सूरज का दिल जीत लिया। कुछ दिन और बीत गए। एक शाम दीनानाथ और सूरज अपने खेतों का दौरा कर रहे थे। जब वे अपने खेत पर पहुंचे तो देखा कि आर्यन इतनी देर तक भी काम कर रहा था। आर्यन भाई, अब तो रात होने वाली है। तुम इतनी देर तक काम क्यों कर रहे हो? अब घर जाओ